नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बेस्ट टीचर्स पर, जो कि रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। नमस्कार। आज हमारे पास स्रोतों का एक बड़ा ही दिलचस्प ढेर है। एक जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेट से जुड़े नोट्स। अच्छा, तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है कला और संस्कृति। यहाँ एक सवाल तीजन बाई पर है। हाँ, पंडवानी। बिल्कुल। इसमें लिखा है कि वो छत्तीसगढ़ की पंडवानी कला के लिए मशहूर है। ये तो खैर ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। ये तो कॉमन नॉलेज है, लेकिन उनके पुरस्कारों को लेकर एक दिलचस्प सुधार है नोट्स में। अच्छा, हाँ, सवाल में लिखा है कि उन्हें पद्म विभूषण 2015 में मिला, ठीक है। जिसे नोट्स में काटकर 2019 किया गया है। ओके। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक तारीख का सुधार नहीं है। नोट्स में उनके सम्मानों का पूरा सफर दर्ज है। पूरा सफर मतलब? 1987 में पद्मश्री, फिर 2003 में पद्म भूषण और उसके बाद 2019 में पद्म विभूषण। वाह। इससे पता चलता है कि एक कलाकार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों तक पहुंचने में दशकों की साधना लगती है। सही बात है। और साथ में 2018 के फुकुओका पुरस्कार का जिक्र भी है, जो दिखाता है कि उनकी कला की गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। मतलब एक छोटे से करेक्शन से पूरी कहानी बदल गई। अगला सवाल पंडित शंभू महाराज से जुड़ा है, और यहाँ तो नोट्स ने दोनों ही कथनों को गलत ठहरा दिया है। लखनऊ घराने के स्तंभ माने जाते हैं, लखनऊ घराना। और दूसरा, उन्हें पद्मश्री 1968 में नहीं बल्कि 1958 में मिला था। अच्छा, 10 साल का फर्क है। जी, लेकिन नोट्स यहीं नहीं रुकते। वो एक और जानकारी जोड़ते हैं जयपुर घराने के कुछ और कलाकारों के नाम, जैसे सुंदरदास और दुर्गालाल। तो ये घरानों के बीच का अंतर समझने में मदद करता है। बिल्कुल, कि हर घराने की अपनी एक अलग शैली और पहचान होती है। संस्कृति की बात चल रही है तो यूनेस्को का जिक्र भी है। सवाल है कि कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा कब मिला? जवाब है 2021। और नोट्स में आगे की भी जानकारी है। हाँ, वो हमें भविष्य की एक झलक देते हैं। वो बताते हैं कि 2023 में गुजरात के गरबा को ये सम्मान मिला। अच्छा। और 2025 के लिए दिवाली को नामांकित करने का प्रस्ताव है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। ये एक तरह से भारत की सॉफ्ट पावर की कहानी है। साथ ही कुछ पुरानी विरासतों का भी जिक्र है। 2008 की वैदिक जाप परंपरा से लेकर 2016 में योग और नवरोज तक, और 2017 का कुंभ मेला। भारत की इसी विविधता को सहेजने की बात हमारे संविधान में भी की गई है। और यहीं से हमारा अगला खंड शुरू होता है, भारतीय संविधान और राजव्यवस्था। बिल्कुल। एक सवाल भाषाओं से जुड़ा है, 92वां संशोधन। हाँ, जिसके तहत 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जो बात यहाँ दिलचस्प है वो ये है कि नोट्स सिर्फ इस एक संशोधन पर नहीं रुकते। नहीं, वो हमें समय में पीछे ले जाते हैं, 1967 के 21वें संशोधन पर, जब सिंधी को जोड़ा गया। और फिर 71वां संशोधन भी है। हाँ, 1992 का, जिससे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी शामिल हुई। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक, क्या कहते हैं, जीवंत दस्तावेज है। संशोधनों की बात चलिए तो और भी कई जिक्र हैं, जैसे 96वां संशोधन, जिसका मकसद उड़िया को ओडिया करना था। वो तो एक वर्तनी का सुधार था। लेकिन 99वें संशोधन का मामला ज्यादा पेचीदा है। एनजेसी वाला। हाँ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये बहुत विवादास्पद था। ये जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की कोशिश थी, है ना? बिल्कुल, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर रद्द कर दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है। ये न्यायपालिका और सरकार के बीच अधिकारों के संतुलन का एक क्लासिक केस स्टडी बन गया था। वाह, ये संदर्भ तो बहुत जरूरी था। इसी के आगे 100वें से 103वें संशोधन तक की एक पूरी लिस्ट है। हाँ, और अगर आप इन संशोधनों को एक साथ देखें, 101वां जीएसटी, 100वां बांग्लादेश समझौता, बिल्कुल, 102वां ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा और 103वां ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो ये 2014 से 2019 के दौर की भारत की 3 बड़ी प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। आर्थिक सुधार, विदेश नीति और सामाजिक न्याय। एकदम सही। ये सिर्फ कानून में बदलाव नहीं, बल्कि उस दौर की राष्ट्रीय दिशा का एक नक्शा है। राज्यों को दिए गए विशेष अधिकारों पर भी एक सवाल है, अनुच्छेद 371A, जो नागालैंड से संबंधित है। हाँ, और अक्सर लोग इसे अनुच्छेद 370 से कंफ्यूज कर देते हैं। तो इनमें बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक बहुत ही अलग और व्यापक स्वायत्तता देता था, जबकि 371 और उसके अलग अलग हिस्से जैसे A, B, C हैं। हाँ, नोट्स में पूरी लिस्ट है। बिल्कुल, 371 B असम के लिए, 371 C मणिपुर,
F सिक्किम के लिए, G मिजोरम के लिए। ये सब कुछ राज्यों के खास आदिवासी रीति रिवाजों, भूमि अधिकारों या स्थानीय प्रशासन को बचाने के लिए है। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस खंड के आखिर में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC का जिक्र है, जिसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। हाँ, नोट्स बताते हैं कि समिति 1962 में बनी और CVC 1964 में, और इसके पहले अध्यक्ष N श्रीनिवास राव थे। और ठीक इसी के साथ एक और जानकारी दी गई है कि CBI की स्थापना 1963 में हुई। तो ये दोनों संस्थाएं लगभग एक ही समय पर बनी। हाँ, जो शायद दिखाता है कि 60 के दशक में भ्रष्टाचार को एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या के तौर पर देखा जाने लगा था। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं इतिहास के पन्नों में। चलिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन 1924 में हुआ। ये एक सीधा सा तथ्य है, लेकिन नोट्स इसे एक कहानी में बदल देते हैं। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि इसका गठन कानपुर में सचिंद्र सान्याल ने किया था, लेकिन असली मोड़ 1928 में आता है, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। हाँ, जब भगत सिंह और उनके साथियों के प्रभाव में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, HSRA। और ये सोशलिस्ट शब्द का जुड़ना सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये क्रांति की दिशा में एक वैचारिक बदलाव था। अब मकसद सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि एक समाजवादी भारत का निर्माण था। और HRA ने ही 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। हाँ, नोट्स में 9 अगस्त 1925 की तारीख और उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह की फांसी का जिक्र है। ये घटनाएं उस दौर के युवाओं के जुनून को दिखाती हैं। इसी जुनून से जुड़ी एक और घटना है जॉन सॉन्डर्स की हत्या। सवाल है कि ये क्यों हुई? जवाब है लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लगी लाठियों से हुई थी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अधिकारी की हत्या नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के सम्मान पर एक सीधी चोट थी और इसने भगत सिंह को पूरे देश का हीरो बना दिया। अब गांधीवादी आंदोलनों की ओर बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। नोट्स में इसकी पूरी यात्रा का विवरण है। हाँ, और वो आंकड़े कहानी कहते हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, पूरे 24 दिन, 241 मील की पैदल यात्रा। ये सिर्फ नमक बनाने की घटना नहीं थी। नहीं, ये आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश कानून की शांतिपूर्ण अवहेलना का एक शक्तिशाली प्रतीक था। और एक कम ज्ञात तथ्य जो नोट्स में है वो ये कि जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन का नेतृत्व बदरुद्दीन तैयब जी और सरोजनी नायडू जैसे नेताओं ने संभाला। अच्छा, तो ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं था? बिल्कुल नहीं। और इसी आंदोलन का नतीजा था 1931 का गांधी-इरविन समझौता। हाँ, जिसके बारे में नोट्स में सरोजनी नायडू की एक बहुत मशहूर टिप्पणी का जिक्र है, 2 महात्माओं का मिलन। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं ना? जी हाँ, ये समझौता दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को एक ऐसी राजनीतिक शक्ति के रूप में देखने लगी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि क्रांतिकारियों ने इसकी आलोचना भी की थी। हाँ, क्योंकि इसमें भगत सिंह जैसे राजनीतिक कैदियों की रिहाई की कोई बात नहीं थी। इतिहास से निकलकर अब विज्ञान की दुनिया में आते हैं। चलिए। भौतिकी का एक सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित धारा की दिशा कैसे पता की जाती है? जवाब है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। नोट्स इससे समझाते भी हैं। हाँ, और उससे याद रखने का एक आसान तरीका भी बताते हैं। अंगूठा चालक की गति मतलब मोशन, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र फील्ड, और मध्यम उंगली प्रेरित धारा मतलब करंट। ये FBI की तरह है, फोर्स, B फील्ड, I करंट। ये तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल नियमों में बांधकर समझा जा सकता है। रसायन विज्ञान में अयस्कों यानी ओर्स पर एक सवाल है। मेलाकाइट तांबे का अयस्क है, लेकिन नोट्स में अयस्कों की एक लंबी लिस्ट दी हुई है। हाँ, और शायद एक परीक्षा के लिए ये सब याद रखना जरूरी हो, लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए इसमें से कुछ दिलचस्प उदाहरण चुने जा सकते हैं। जैसे पारे का अयस्क सिनाबार है, जिसका नाम सुनते ही कुछ रहस्यमयी सा लगता है, या एल्यूमिनियम का बॉक्साइट जो हमारे रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होता है। ये लिस्ट हमें बताती है कि धरती के गर्भ में छिपे ये खनिज हमारी आधुनिक दुनिया की नींव है। जीव विज्ञान में मेडिकल टेस्ट पर सवाल है। ये मिलान सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए और मैनटॉक्स टेस्ट टीबी के लिए।
इसी तरह एक और सवाल है EEG, ECG, EOG और EMG पर। हाँ, EEG मस्तिष्क के लिए, ECG हृदय के लिए, EOG आंख के लिए और EMG मांसपेशियों के लिए। ये शब्द भले ही जटिल लगें, पर ये वो तकनीकें हैं जो डॉक्टरों को हमारे शरीर के अंदर झांकने में मदद करती हैं। बिल्कुल। अब पर्यावरण पर आते हैं। रामसर सम्मेलन। इसका संबंध आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के संरक्षण से है। नोट्स में इसका पूरा इतिहास दिया है। हाँ, 1971 में ईरान के रामसर शहर में ये संधि हुई, भारत 1982 में शामिल हुआ और उड़ीसा की चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट बनी। लेकिन सवाल यह है कि ये वेटलैंड इतने जरूरी क्यों हैं? असल में ये हमारी धरती के गुर्दे यानी किडनीज की तरह हैं। ये पानी को साफ करते हैं, बाढ़ को सोखते हैं और अनगिनत जीव जंतुओं का घर है। तो इन्हें बचाना सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, हमारे अपने अस्तित्व के लिए जरूरी है। बिल्कुल। पर्यावरण कानूनों पर भी एक पूरी लिस्ट दी गई है 1972 से लेकर 2002 तक। हाँ, वन्य जीव, जल, वन, वायु, पर्यावरण, जैव विविधता। लगता है हर कुछ साल में एक नया कानून बनाना पड़ा। शायद इसलिए कि पुराने वाले उतना काम नहीं कर रहे थे। हो सकता है, लेकिन मजाक से हटकर ये सूची भारत की पर्यावरण यात्रा को दिखाती है। हर कानून के पीछे कहानी है। बिल्कुल। 1972 का वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बाघों को बचाने के लिए एक मील का पत्थर था। तो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया। चलिए अब कुछ मिले जुले लेकिन दिलचस्प विषयों पर नजर डालते हैं। भारत में प्रसारण पर एक सवाल है और नोट्स में फिर एक जरूरी सुधार है। हाँ, सवाल में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना और आकाशवाणी नामकरण की तारीखें गलत दी गई हैं। तो सही क्या है? नोट्स इसे ठीक करते हैं। AIR की स्थापना 1936 में हुई और आकाशवाणी नाम 1957 में दिया गया। अच्छा। साथ में एक प्यारा सा फैक्ट है, भारत की पहली दूरदर्शन समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। ये नाम हमें उस दौर में ले जाते हैं जब टीवी देखना एक सामुदायिक अनुभव हुआ करता था। बिल्कुल। किताबों और लेखकों की एक लंबी लिस्ट है जिसकी शुरुआत मनमोहन सिंह की किताब द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट से होती है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में ज्यादातर लेखक पूर्व RBI गवर्नर या बड़े अर्थशास्त्री हैं। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, बिमल जालान। हाँ, D सुब्बा राव भी। ऐसा लगता है कि अब नीतियां बनाने के बाद उस नीति के पीछे की सोच और कहानी को जनता तक पहुंचाना भी उनके काम का एक अहम हिस्सा बन गया है। भौगोलिक उपनामों में लैंड ऑफ प्रॉमिस मिंडनाओ द्वीप को कहा गया है। और नोट्स में ऐसे कई और नाम हैं, जैसे बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं, क्योंकि वहां इतिहास में कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं। बिल्कुल। या स्कॉटलैंड के एबरडीन को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, क्योंकि वहां की ज्यादातर इमारतें उसी पत्थर से बनी हैं। ये उपनाम सिर्फ नाम नहीं है, ये उस जगह के इतिहास, भूगोल या संस्कृति का निचोड़ है। जनगणना के आंकड़ों में लिंगानुपात पर एक सवाल है। हाँ, और इसमें केरल 1084 के साथ सबसे ऊपर है, जो वहां के सामाजिक विकास को दिखाता है। लेकिन जो आंकड़ा ज्यादा चौंकाने वाला है वो सबसे नीचे का है। हरियाणा 879 पर। ये दो आंकड़ी एक ही देश की दो बिल्कुल अलग-अलग सामाजिक सच्चाइयों को बयान करते हैं। इसी तरह स्लम आबादी में महाराष्ट्र का टॉप पर होना हमारे शहरी विकास की चुनौतियों को सामने रखता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का। और आखिर में राष्ट्रीय उद्यानों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसे याद करना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, इसीलिए लिस्ट पढ़ने की बजाय इसमें से कुछ अनोखे पाक उठाते हैं। जैसे हिमाचल का पिन वैली, जो एक ठंडा रेगिस्तान है, हमेशा की तरह हरे भरे जंगल जैसा नहीं। अच्छा। या फिर मणिपुर का सिरोही, जो दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ के पास है। ये सिर्फ नाम नहीं, भारत की अद्भुत भौगोलिक विविधता के सबूत हैं। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल। एक प्रैक्टिस सेट की सवालों और नोट से शुरू होकर हम कहां-कहां घुमाएं। सबसे दिलचस्प यही लगा कि कैसे एक छोटा सा नोट किसी भी जानकारी को एक नया मतलब और गहराई दे सकता है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उनके बीच पुल बनाना है, कनेक्शन ढूंढना है। सही बात है। ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि जानकारी के हर टुकड़े के पीछे एक संदर्भ, एक कहानी और एक बड़ा मतलब छिपा होता है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह सोचने के लिए एक सवाल के साथ। ये सभी तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का हिस्सा हैं। जाहिर है इनका एक मकसद परीक्षा पास करना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ज्ञान का असली उद्देश्य सिर्फ एक पड़ाव पार करना है, या इन छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर
अपने आसपास की दुनिया की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा बारीक और ज्यादा समझदार तस्वीर बनाना है।